दुनिया इस तेजी से बदलेगी, इसकी कल्पना तो कभी भी अमेरिका ने की नहीं होगी। अमेरिका के हाथ में उस ताले की कुंजी हमेशा से रही जिसके आश्रय दुनिया की इकोनॉमी चलती है। और युद्ध में कूदने से ठीक पहले अमेरिका के पास यह मुद्दा था ही नहीं, दुनिया के सामने यह मुद्दा था ही नहीं, या कहें ईरान के पास भी ऐसा कोई ताला था ही नहीं जिसकी कुंजी अमेरिका के पास नहीं हो। लेकिन इस युद्ध के दौर ने दुनिया के सामने एक ऐसी आर्थिक नाकेबंदी की परिस्थितियां पैदा कर दी जिसकी चाबी किसके पास होगी, यही सबसे महत्वपूर्ण पूरी दुनिया में हो गया। और एक झटके में बीते 50 दिनों के पन्ने अगर आप पलटना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आप ये कहने के लिए बेचैन हो जाएं, वाकई 50 दिनों में दुनिया बदल गई। क्योंकि ठीक 50 दिन पहले ईरान के सामने इजराइल और अमेरिका की बातचीत चल रही थी। 20 तारीख फरवरी का महीना था। उस बातचीत में लग रहा था कोई रास्ता निकलेगा, युद्ध की आशंका कहीं नहीं थी। लेकिन उसके तुरंत बाद जो सपने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाए, तो उन सपनों के आश्रय अमेरिकी राष्ट्रपति ने उड़ान भर दी। और एक ऐसी उड़ान भरी जिसने 40 दिनों के युद्ध के दौर में अमेरिका को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसकी मजबूरी हो गई वो युद्ध जीतने का ऐलान भी करे और आगे युद्ध ना हो इसकी गुहार भी करे। और पूरी दुनिया के सामने इन्हीं 40 दिनों में एक बात बहुत साफ हो गई, अमेरिका के हाथ से हर वो चाबी निकलती चली गई जिसके आश्रय वो दुनिया की अगुवाई कर रहा था, या दुनिया के सामने ये मैसेज था कि अमेरिका अगुवाई करता है। यह झटका कोई सामान्य नहीं है, यह परिस्थिति कोई सामान्य नहीं है। क्योंकि इन सब के बीच अगर आप ध्यान दीजिए तो 28 फरवरी को जब हमला अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हुआ था, उस वक्त ईरान ने भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले वक्त में उसके हाथ में एक ऐसी चाबी होगी जिस चाबी के लिए ही लड़ाई पूरी दुनिया में होगी। और पूरी दुनिया हर उस देश के आश्रय उसके साथ जुटेगी ही जिसके पास यह चाबी होगी। और शायद इसीलिए 20 फरवरी को बातचीत में होर्मुज़ रूट पर कोई बात नहीं थी, एनर्जी क्राइसिस को लेकर कोई बातचीत नहीं थी, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर कोई बातचीत नहीं थी, नाटो के भीतर भी उतना असंतोष नहीं था, यूरोपियन कंट्रीज भी व्यापार के रास्ते तलाश रही थी, भारत के साथ भी आर्थिक संबंध अमेरिका के धीरे धीरे पटरी पर जा रहे थे। और मिडिल ईस्ट के भीतर ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसको लेकर वो कहता कि अमेरिका के साथ दोस्ती क्यों नहीं, या फिर अमेरिकी मिलिट्री बेस उसके यहां क्यों नहीं। लेकिन एक झटके में सारे मुद्दे पिछड़ते चले गए और सामने आकर खड़ा हो गया होर्मुज़ रूट, एक ऐसा रूट जिस पर तेल की आवाजाही 20 से 25% है, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी को वह तकरीबन 48 से 60% तक प्रभावित करता है। एक झटके में दुनिया की अर्थव्यवस्था 30% सिकुड़ती हुई नजर आने लगी। और इसीलिए कल रात भर जो बातचीत होती रही इस्लामाबाद में, उसके मुख्य तौर पे मसला यही था, होर्मुज़ रूट, उसकी चाबी किसके पास रहेगी। लेकिन बात यहां नहीं रुकती है, क्योंकि अब सवाल उस ईरान का है जो अभी तक आयतुल्ला अली खामनई को लेकर लड़ रहा था, उनकी जान चली गई। उसके बाद अपने रिजिम को लेकर लड़ रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसके बाद कमांडरों को लेकर सवाल थे, लेकिन एक झटके में सेकंड लाइन ने तुरंत चीजों को संभाल लिया। उसके बाद सवाल पॉलिटिकल और रेवोल्यूशनरी गार्ड के बीच कोई एक मोटी लकीर खींची जा सकती है, इसको लेकर था, वह भी बात हाथ से निकल गई। बात होते होते हिजबुल्लाह, हमास और हुती लड़ाकों तक चली गई, लेकिन स्थितियां अनुकूल हुई नहीं इजराइल के और अमेरिका के। और इसी से जन्म लिया होर्मुज़ रूट का वो हिस्सा जिसने एक झटके में खाड़ी देशों पर ताला लगा दिया। वो खाड़ी देश जिनकी जमीन पर अमेरिका की मौजूदगी है, वो खाड़ी देश जिनकी इकोनॉमी ट्रिलियन के दायरे में निवेश करती है अमेरिका के भीतर, दुनिया से हथियार खरीदती है और उसमें टॉप पर अमेरिका है। तो वो इकोनॉमी जिसको अभी तक अमेरिका साध रहा था, उसकी चाबी एक झटके में ईरान के हाथ में चली गई, जो बर्दाश्त करने की स्थिति में अमेरिका नहीं था। इसीलिए युद्ध से निकलकर उसने रास्ता जब बनाना शुरू किया तो सिर्फ और सिर्फ होर्मुज़ रूट को यह रास्ता कल रात गर्म तेवर थे, नरम नहीं थे।
गुस्सा भी था, क्रोश भी था। इस बात का भी जिक्र था, दोनों तरफ से था, कि होमर्ज रूट को लेकर तो कभी बातचीत इससे पहले हुई नहीं, पहली बार क्यों? पुरानी परिस्थितियों को देखें, समझे, परखें। यह तो हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई परिस्थिति है। कमोवेश यही स्थिति रही, और शायद इसीलिए आज इस्लामाबाद से लौटने के बाद तेहरान का प्लान बी शुरू हो गया। यह प्लान बी है क्या? यह प्लान बी पूरे ईरान को नहीं घेरता है। यह प्लान बी पूरे तरीके से अब न्यूक्लियर वारेड्स जहां पर हैं, या न्यूक्लियर षड्यंत्र जहां पर हैं, या फिर इस्फान सरीखे शहर में भी अब उससे हटकर, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होमर्ज रूट की वो घेराबंदी है। खार्ग आइलैंड पर वो घेराबंदी है। समुद्र के भीतर माइंस को बिछाते हुए और अपने सुरक्षा दायरे में हर किसी को लाने की सोच है। और अमेरिकी जंगी जहाजों को चेतावनी है, खबरदार, एक लकीर के बाद आप आगे बढ़े तो फिर निशाने पर आप ही होंगे। तो क्या बातचीत खत्म, युद्ध की शुरुआत हो गई? शायद नहीं, पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि अब डिप्लोमेसी के तौर तरीके बदल गए। कल तक डिप्लोमेसी युद्ध को लेकर थी, अब डिप्लोमेसी इकोनॉमी को लेकर है। उस इकोनॉमी के दायरे में जिसमें पहली बार यह भी नजर आने लगा कि यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर नाटो कंट्रीज हो या फिर ब्रिटेन ही क्यों ना हो, स्टारमर लगातार कह रहे थे उनकी ट्रंप से बातचीत हुई, और अगर बातचीत फेल हो जाती है तो वो अल्टरनेटिव रास्ता निकालने की दिशा में जो 30-40 देश है सब एकजुट होंगे और बड़ी तादाद में होमर्ज रूट को कहीं ना कहीं क्लियर किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच थोड़ी देर पहले जब वह ओमान से बातचीत कर रहे थे स्टारमर, तो उसके बाद उन्होंने जिन बात का जिक्र किया वो मैसेज बहुत साफ है। मुश्किल हालात पूरी दुनिया के सामने हैं, और दबाव बनाने के लिए कि किसी भी हालत में यह चाबी अमेरिका के हाथ में आ जाए, इसीलिए ये पूरी की पूरी बातचीत हो रही थी। ट्रंप बयान दे रहे थे अपने तौर पर। यूरोपीय कंट्रीज और दुनिया भर के भीतर यह मसला उछलते जा रहा था कि किस तरीके से इस रूट को क्लियर कराया जाए, क्योंकि हर ने निराशा जता दी और खुले तौर पर इसको कहने में कोई हिचका नहीं। वाकई बातचीत का समाधान नहीं निकला, ये अच्छे हालात है नहीं। स्टामर ने कहा कोई ना कोई रास्ता अमेरिका और ईरान को निकालना पड़ेगा। जी, अमेरिका और ईरान को निकालना पड़ेगा कोई ना कोई रास्ता। कल तक जिक्र हो रहा था हर हाल में हम खाली करा लेंगे, वैकल्पिक रास्तों को बनाने की दिशा में बात आगे बढ़ रही है। इन तमाम परिस्थितियों में जो प्लान बी है, अब उसमें पूरा देश एकजुट क्यों है? बातचीत के तुरंत बाद संसद के अध्यक्ष और विदेश मंत्री दोनों ने जो अलग अलग तरीके से अपनी बातों को कहा, जो इंटरव्यू दिए, उसका मैसेज एक ही है। बातचीत की मेज पर अमेरिका इसलिए आया क्योंकि अमेरिका युद्ध जीत नहीं पाया, तो उसने सोचा कि बातचीत की मेज पर वो युद्ध जीत लेगा। और युद्ध जीतने का मतलब, अगर ईरान की इकोनॉमी, ईरान के होमर्ज रूट आने वाले वक्त में, उसके भविष्य, सब कुछ खरीद फरोख्त की परिस्थिति में एक ऐसी चाबी को वो अपने कब्जे में लेना चाहता है, तो ईरान देने को तैयार नहीं, क्योंकि पूरा ईरान एक ही है। यानी 28 फरवरी से पहले की स्थिति को याद कीजिए। ईरान के भीतर प्रदर्शन हो रहे थे, लोग विरोध कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति यहां तक कह गए थे आप विरोध करते रहिए, अमेरिका आ रहा है, सेना आ रही है, मदद मिल जाएगी, सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। और इसी तर्ज पर ईरान के लोगों के नाम संदेश कोई दूसरा शख्स नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू दे रहे थे। एक झटके में धीरे धीरे परिस्थिति इस्लामाबाद के बातचीत की मेज पर आकर बदल गई। और अब सवाल मिसाइल और ड्रोन का नहीं है, अब सवाल उस डिप्लोमेसी का है जिस डिप्लोमेसी के आश्रय अमेरिका को अपनी पुरानी ताकत, अपनी पुरानी साख, अपने पुराने दायरे को दोबारा से पाना है। जो कहा गया ईरान के जरिए, हमें लगता है उसमें पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि विदेश मंत्री ने खुले तौर पर यह कहा कि हम अमेरिका के रवैये से निराश हैं। सत्र के दौरान वेंस से नेतान्याहू के संपर्क ने अमेरिका और ईरान वार्ता से ध्यान हटाकर इजराइल के हितों पर केंद्रित कर दिया। अमेरिका ने बातचीत की मेज के माध्यम से वो हासिल करने की कोशिश की